तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को अगर समझ लोगे तो यूं लगा लो कि तुम्हारे हाथ में एक ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, एक सुपर वेपन आ जाएगा जिसको तुम हर एक एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट भी है, एक प्रोसीड्यूरल कॉन्सेप्ट भी है और एक सब्सटेंशियल कॉन्सेप्ट भी है। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को अगर समझ लोगे तो यूं लगा लो कि तुम्हारे हाथ में एक ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, एक सुपर वेपन आ जाएगा जिसको तुम हर एक एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे सीयूटी, पीजी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, हर एग्जामिनेशन में जॉन रॉल्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर हर बार पूछता हुआ हमें दिखाई देता है। या तो जॉन रॉल्स से डायरेक्टली पूछते हैं या जॉन रॉल्स के क्रिटिसिज्म्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार पूछता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जॉन रॉल्स ने अपनी थियोरी को 1971 के बुक में दिया था, ए थियोरी ऑफ जस्टिस नाम के बुक की। ये उनका मैग्नम ओपस है, ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ध्यान में रख लेना। जॉन रॉल्स के व्यू को लिबरल इगैलिटेरियन व्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो लिबरल वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दूसरा इगैलिटेरियन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे ही जॉन रॉल्स की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी, तुम अपने आप बताने के लायक हो जाओगे कि लिबरल और इगैलिटेरियन क्यों कहते हैं। लिबरल का मतलब तो समझते ही होगे कि इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करता है, इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में जो बात करता है, और लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस के बारे में जो बात करता है फॉर इंडिविजुअल, उसे लिबरल कहते हैं। और इगैलिटेरियन उसे कहते हैं जो सबके भले के बारे में सोचता है। ठीक है, जॉन रॉल्स के जस्टिस को समझने के लिए हमें 3-4 सेक्शंस में, 3-4 फेजेस में हम इस डिवीजन को कर सकते हैं। पहला तो है कि जॉन रॉल्स जस्टिस को एज फेयरनेस कहते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस कहते हैं, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, वो जस्टिस के रिगार्डिंग दो प्रिंसिपल्स देते हैं, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस देते हैं, उसको हमें देखना है। तीसरा, वो ओरिजिनल पोजीशन या फिर व्हील ऑफ इग्नोरेंस नाम की एक 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 हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। और चौथा, वो एक लेक्सिकल प्रायोरिटी की बात करते हैं। ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे करके समझेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जस्टिस एज फेयरनेस, जॉन रॉल्स कहते हैं जस्टिस का अर्थ है, न्याय का अर्थ है फेयरनेस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की वो बात करते हैं और कहते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन प्राइमरी गुड्स। उन प्राइमरी गुड्स के अंदर फ्रीडम हो सकता है, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम यानी कि लिबर्टी हो सकता है, उसके अंदर पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं, वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, राइट टू स्पीच हो सकता है, राइट टू रिसोर्सेस हो सकता है। तो प्राइमरी गुड्स का एक सेट होता है, एक बास्केट होता है। उन सारे प्राइमरी गुड्स को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को जस्टिस कहते हैं। ठीक है, ये जस्टिस एज फेयरनेस अकॉर्डिंग टू रॉल्स। आगे अगर बढ़े हम तो जस्टिस के बारे में वो एक ओरिजिनल पोजीशन या वेल ऑफ इग्नोरेंस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस या ओरिजिनल पोजीशन क्या है? वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो असल एक रियल सिचुएशन नहीं है, वो एक सोच, एक काल्पनिक सिचुएशन है जिसके अंदर जॉन रॉल्स कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर पोजीशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में है, वो इंसान अपने आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता है, वो इंसान अपने सोशल आइडेंटिटीज के बारे में नहीं जानता है, वो इस ओरिजिनल पोजीशन से बाहर निकलने के बाद के अपने आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं जानता है। ध्यान से समझो, ओरिजिनल पोजीशन के अंदर इंडिविजुअल लगा लो, हम 5 लोग हैं, ए बी सी डी और मैं, हम पांचों लोग ओरिजिनल पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब हम लोग क्या है? एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस में है। व्हील का क्या मतलब होता है? पर्दा या फिर कर्टेन। एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे हम लोग हैं, और क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इस ओरिजिनल पोजीशन से निकलने के बाद हमारा क्या आइडेंटिटी होने वाला है, इसीलिए जॉन रॉल्स का मानना है कि हर एक इंसान, हम हर एक इंसान ये सोचेंगे, इस बात का हमें डर होगा कि ओरिजिनल पोजीशन से निकलने के बाद शायद हम सबसे डिसएडवांटेजियस पोजीशन में चले जाएं, शायद एक ऐसी आइडेंटिटी हमारी हो जाए जो सबसे डिसएडवांटेजियस हो, जो सबसे दिक्कतदायक हो। तो इसीलिए जॉन रॉल्स का कहना है कि क्योंकि हमारे पास एक बेसिक रैशनैलिटी भी है, एक बेसिक मोरालिटी भी है, एक बेसिक लॉजिक है, तो जॉन रॉल्स का ये मानना है कि हम सब लोग इस ओरिजिनल पोजीशन में एक उस तरह की पॉलिसी बनाएंगे जो बेनिफिशियल होगा सबसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे जाके। ठीक है, आई बात समझ में? व्हील ऑफ इग्नोरेंस या ओरिजिनल पोजीशन में हमें नहीं पता कि हम इस ओरिजिनल पोजीशन से बाहर निकलने के बाद किस आइडेंटिटी पे जाने वाले हैं, हमारा क्या कास्ट होने वाला है, हमारा क्या लैंग्वेज, रिलीजन या लोकेशन होने वाला है। इसीलिए जब हम लोग इस ओरिजिनल पोजीशन के अंदर हैं तो हम कोशिश करेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस उस कदर बने कि बाहर निकलने के बाद अगर मैं डिसएडवांटेजियस हो भी जाता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। अगर मैं एडवांटेजियस बन के बाहर निकलता हूं, एक अच्छे पोजीशन पे निकलता हूं ओरिजिनल पोजीशन के बाहर जाके, तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं सबसे डिसएडवांटेजियस पोजीशन में भी कल को खुद को पाता हूं, तब भी मैं इस तरह से ये पॉलिसीज ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, ये जस्टिस के प्रिंसिपल्स बना के निकलूंगा कि अगर मैं कल को सबसे डिसएडवांटेजियस भी हुआ तो मुझे इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। ठीक है, सो इसी लॉजिक के ऊपर जो है जॉन रॉल्स अपने दो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को आगे देते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करना, दोबारा नया वीडियो बना के फिर से समझाने की कोशिश करूंगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस वो क्या देते हैं। ओरिजिनल पोजीशन व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर बने हुए प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस किस तरह के बनेंगे, दो ब्रॉड प्रिंसिपल्स बनेंगे, बट दूसरे प्रिंसिपल के अंदर ही दो सब क्लॉजेस हैं, इसीलिए लगा लो तीन बनते हैं टोटल। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल जो जॉन रॉल्स देते हैं उसमें वो कहते हैं इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। ठीक है, पहले में वो कहता है कि ईच पर्सन इज टू हैव एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कीम ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज compatible with a similar scheme of liberties for others। अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जॉन रॉल्स कहते हैं अपने पहले प्रिंसिपल के अंदर कि हर एक इंसान को हक होगा उस हद तक लिबर्टी को लेने की जितनी की वो दूसरों को मिलता हुआ भी देख सकते हैं, और कहते हैं कि इस हद तक सबको जो है इक्वल लेवल पे लिबर्टी डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए। वही है पहला प्रिंसिपल, वो होगा तभी न्याय का पहला प्रिंसिपल सिद्ध होगा, तभी जस्टिस का फर्स्ट प्रिंसिपल सक्सेसफुल होगा या कवर्ड होगा। अब सेकंड प्रिंसिपल एक और लेकर आते हैं हम, वो कहते हैं कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को पहले कर देने के बाद, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन को कर देते हैं, इक्वल लिबर्टी सबको दे देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई इनइक्वालिटी रह जाती है या उसके बाद भी अगर कोई इनइक्वालिटी इमर्ज होता है, तो वो इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तभी अलाउड होगा या तभी वो जस्ट होगा जब ये इनइक्वालिटी सबसे पिछड़े इंसान के बेनिफिट या एडवांटेज के लिए होगा। ध्यान से समझना, दूसरे प्रिंसिपल में वो कहते हैं फेयर इक्वालिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो है हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिया कि एक मेडिकल कॉलेज बना दिया, हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया है और हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि हर बच्चा जो है इस मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। पर क्या अगर 1 लाख बच्चे हैं इस देश के अंदर तो क्या सारे 1 लाख बच्चों को यहाँ सीट मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी, कुछ ही बच्चों को मिल पाएगा सीट। तो वो कहते हैं कि ये अन्याय नहीं कहलाएगा, ये अनजस्ट नहीं कहलाएगा अगर ये 1000 सीट्स जो हैं ये सबके लिए फेयरली ओपन है। हर कोई एग्जाम दे के अगर अलाउड है इस सीट के लिए कॉम्पीट करने में, तो ये अनजस्ट नहीं है, तब उनको अलाउ किया जा सकता है, तब इस प्रोविजन को अलाउ किया जा सकता है। अदरवाइज अगर फर्स्ट प्रिंसिपल को देखें तो क्या है, 1 लाख बच्चे अगर हैं तो 1 लाख सीट्स भी होने चाहिए मेडिकल के, बट क्योंकि ये संभव नहीं है इसीलिए जॉन रॉल्स अपना दूसरा प्रिंसिपल भी देते हैं। दूसरे प्रिंसिपल में इसीलिए वो कहते हैं कि इनइक्वालिटीज तो समाज में अगर है कोई बाई चांस तो वो अलाउड होगा। किस बेसिस पे अलाउड होगा? पहला पहला बेसिस है कि ये सारे इनइक्वालिटीज जिस पोजीशन से जुड़े हुए हैं उस पोजीशन के लिए हर किसी की एलिजिबिलिटी, हर किसी को अलाउड होना चाहिए, किसी की रोक नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोक लगा देते हो कि फलाने कास्ट के बच्चे, फलाने रिलीजन के बच्चे मेडिकल नहीं पढ़ पाएंगे, तब दिक्कत होगी अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। ठीक है, ये हो गया दूसरे प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट, वो कहते हैं कि अगर इनइक्वालिटीज हैं वो इनइक्वालिटीज बेनिफिशियल होने चाहिए टू द लीस्ट एडवांटेज इन द सोसाइटी। पूरे सोसाइटी में जो सबसे पिछड़ा है अगर उसके बेनिफिट के लिए कोई इनइक्वालिटी है तब कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक इंसान है, उनका इनकम है से 15 लाख रुपए एनुअल इनकम है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है 30% फॉर इंस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। वही एक इंसान है जिसकी एनुअल इनकम से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है और इन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। क्या ये इनइक्वालिटी है या नहीं है? बिल्कुल है, इनइक्वालिटी है, बट ये जस्ट है। ये क्यों जस्ट है? क्योंकि ये जो हाई अर्निंग, हाई नेटवर्थ वाले जो इंसान हैं, इनमें से जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो सबसे पिछड़े के सब्सिडीज के लिए अगर यूज किए जाएंगे तो ये अलाउड होगा, तो ये जस्टिफाइड होगा, ये इनजस्टिस नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? इनइक्वालिटीज तब अलाउड होगा, इनइक्वालिटीज तब जायज होगा अगर उस पोजीशन के लिए हर कोई इक्वली एलिजिबल है। हर कोई जाके बन सकता है, हर कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकता है इंडिया में, किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक इंसान इंडस्ट्री खोल के सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। दूसरा वो कहते हैं इनइक्वालिटी तब जस्टिफाइड होगा जब सबसे ज्यादा बेनिफिट उस इनइक्वालिटी की वजह से सबसे पिछड़े को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास बहुत पैसे हैं, उनसे पैसा होना, उनके पास एक्सेस पावर होना अलाउड है अगर उनके में से कुछ चीजें लाके हम सबसे पिछड़े की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो इसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म्स भी जॉन रॉल्स के हुए हैं। जॉन रॉल्स के थियोरी ऑफ जस्टिस की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है इन्हीं दो प्रिंसिपल्स, लास्ट के सेकेंड दो प्रिंसिपल्स के अंदर ही मैक्सिमम उनके क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार अगर फिर से समराइज करें, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्सिकल प्रायोरिटी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो तीन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं ये एक सीरियल ऑर्डर में रहेंगे। सबसे पहले इंश्योर करना है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल को।
ऐसा नहीं कि इक्वालिटी देने से पहले ही तुम शुरू कर देते हो कि इनइक्वालिटी है, रहने दो भैया, ये तो बेनिफिशियल है सबसे डिसएडवांटेज के लिए, नहीं। सबसे पहले तुम्हें कोशिश करनी है, तुम्हें पूरी ताकत लगानी है, पूरी कोशिश करनी है कि सबको इक्वल लिबर्टी मिले। अगर वो बिना किए तुम पहले से इनइक्वालिटी को एज़ टेकन फॉर ग्रांटेड लेके आगे बढ़ने लगते हो जस्ट बिकॉज़ कि मैं ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं इस इनइक्वालिटी को चलते रहने दूँगा, वो गलत है अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स कहते हैं कि लेक्सिकल प्रायोरिटी में चलो, पहले इसकी पूरी कोशिश करो। इक्वल लिबर्टी सबको पहुँचाओ पहले। वंस इक्वल लिबर्टी इज एश्योर्ड टू एवरीवन, उसके बाद अगर कोई इनइक्वालिटी रह जाता है, उसके बाद अगर कोई इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, तब सेकंड प्रिंसिपल के इस्तेमाल होना चाहिए। इसी को लेक्सिकल प्रायोरिटी कहते हैं। बहुत ज्यादा रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है लेक्सिकल प्रायोरिटी भी। मैक्सिमम क्रिटिसिज्म जॉन रॉल्स के ऊपर जो है, उन क्रिटिसिज्म्स को हम हैंडल कर सकते हैं थ्रू लेक्सिकल प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि जॉन रॉल्स पहले ही कह गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बिना सेकंड प्रिंसिपल का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं चीज़ों को और उसी में ही कहने लग गए हो कि कोई बात नहीं, चलो जिसके पास सबसे ज़्यादा मैंने सामान दिया है, मैंने रवि को सबसे ज़्यादा पैसे दिए, कोई बात नहीं, रवि से टैक्स लेके मैं विकास को दे दूंगा जिसके पास सबसे कम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें कोशिश करना है रवि, विकास, मोहन, सोहन, सीता, गीता, राम, श्याम सबको जो है इक्वल मिले, उसके बाद बात करना इनइक्वलिटी और डिफरेंसेस की। ठीक है? सो दिस वाज अबाउट जॉन रॉल्स प्रिंसिपल्स एंड थियोरी ऑफ जस्टिस। ये क्या करता है? ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट भी है, एक प्रोसीड्यूरल कॉन्सेप्ट भी है और एक सब्सटेंशियल कॉन्सेप्ट भी है। अगर इन तीनों के बारे में नहीं जानते हो तो आई बटन से जाके वीडियो चेक कर सकते हो जस्टिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है? क्योंकि ये चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। प्रोसीड्यूरल क्यों है? क्योंकि ये एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश करता है कि किस प्रोसीजर से चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। ठीक है? और तीसरा ये सब्सटेंशिव है, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी होती है तो इनइक्वालिटी को करेक्ट करने के मेजर्स भी इसने दिए हुए हैं थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या फिर थ्रू सच पॉलिसीज व्हिच कैन बी बेनिफिशियल फॉर डिसएडवांटेज। ठीक है? तो अब कुल मिला के इस पे क्या निकल कर आया कि अगर कोई इनइक्वालिटी रह भी जाती है तो इसीलिए हम कई बार जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं एज ए स्टेटस कोइस्ट। ठीक है? कई लोग कहते हैं कि जॉन रॉल्स तो परिवर्तन की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जॉन रॉल्स तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं इनइक्वालिटीज को समाज में। बस सिर्फ इतना कह के वो एग्री कर दे रहे हैं कि अगर कोई एडवांटेज है तो उसमें से कुछ लेके डिसएडवांटेज को दे दो। वो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं यहाँ कि अगर इनइक्वालिटी है, ध्यान से समझो कि अगर इनइक्वालिटी है, अगर किसी एक जन के पास ज्यादा चीजें हैं तो सिंपल है, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, उनसे लेकर आओ और थोड़े से जो है सबसे पिछड़े हो जिसके पास बहुत कम है उसको दे दो। रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को कहते हैं ये। और यही है उनकी क्रिटिसिज्म, जो कि लिबर्टेरियन क्रिटिसिज्म है। जो लिबर्टेरियन लोग हैं या जो भी एंटाइटलमेंट थ्योरी वाले लोग हैं जैसे कि रॉबर्ट नॉजिक, ये लोग इसी पॉइंट को क्रिटिक करते हैं। चलो आगे देखते हैं। रॉबर्ट नॉजिक एक बहुत पॉपुलर लिबर्टेरियन थिंकर है और वो आके जॉन रॉल्स के इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को जो है क्रिटिक करते हैं या फिर चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि सब ठीक है, पहला प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है कि इक्वल लिबर्टी सबको मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ कीजिए इक्वल लिबर्टी, वी आर विथ यू, हम जॉन रॉल्स के साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकंड में जब आप कहते हो, सेकंड प्रिंसिपल के भी सेकंड पार्ट में जब आप कहते हो कि जो भी अगर इनइक्वालिटीज रहेंगे तो चीजों को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, स्टेट आके रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज प्रॉब्लमेटिक अकॉर्डिंग टू लिबर्टेरियंस। क्यों? क्योंकि लिबर्टेरियंस का मेन आइडिया ही ये है कि लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट। लिबर्टेरियंस स्टेट को क्या देखते हैं? एज ए नाइट वॉचमैन देखते हैं, स्टेट के रोल को कम रखना है। पर जब जॉन रॉल्स कहते हैं कि इनइक्वालिटीज को मिटिगेट करने के लिए, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए स्टेट आके चीजें रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा या इस तरह से पॉलिसी बनाएगा कि वो लीस्ट एडवांटेजियस को बेनिफिशियल हो, तब प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू लिबर्टेरियंस। यानी रॉबर्ट नॉजिक का दूसरा क्रिटिसिज्म जॉन रॉल्स के ऊपर ये है, वो कहते हैं कि ये जो चीजें लोगों के पास हैं, जो भी एसेट्स या जो भी प्रॉपर्टी लोगों के पास है, उसको जो तुम रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, ये सही बात नहीं है। ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर तुमने सबको 10-10 और 10-10 रुपए दे दिए थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तुमने कर दिया था। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जुए में उड़ा दिए पैसे, जो कहीं और गलत जगह खर्च कर चुके पैसे। बट कुछ लोग इसमें से थे जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर किया, जिन्होंने ग्रोथ किया, प्रोग्रेस किया, 100 को इन लोगों ने आज 1000 रुपए में कन्वर्ट किया। और अब आके तुम कह रहे हो कि इस 1000 रुपए में से 600 रुपए निकाल के हम इन लोगों को दे दे जिनको पहले मौका दिया जा चुका था पहले ही, और अब उन्होंने अब वेस्ट कर दिया। ये कैसी बात हुई भाई? ये कैसा न्याय हुआ? ये तो घोर अन्याय है। तो एंटाइटलमेंट थियोरिस्ट इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। वो जस्ट एंटाइटलमेंट की बात करते हैं। उन्हें दिक्कत है द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जॉन रॉल्स अपने सेकंड प्रिंसिपल के अंदर देते हैं। उन्हें इक्वल लिबर्टी में कोई दिक्कत नहीं। उन्हें सिर्फ दो चीजों में प्रॉब्लम है। पहला कि एक बार देने के बाद चीजें दोबारा स्टेट को क्यों ला रहे हो बीच में चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए?
उस चीज़ में दिक्कत है। दूसरा, उन्हें दिक्कत है कि एक बार जब एंटाइटलमेंट हो चुका है, जस्ट तरीके से कोई इंसान प्रॉपर्टी कमा चुका है, मेहनत करके अपना एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुँच चुका है, इंक्रीमेंट्स लेके, प्रमोशंस लेके एक पर्टिकुलर सैलरी तक पहुँच चुका है, क्यों दोबारा उसमें से तुम रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो? ठीक है? तो वो एक जस्ट एंटाइटलमेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं। एंटाइटलमेंट जस्ट होगा, एंटाइटलमेंट न्याय सिद्ध होगा जब वो प्रॉपर्टी या तो जस्ट तरीके से एक्वायर किया गया होगा, आपने खरीदा होगा उसको जस्ट तरीके से मेहनत करके, पैसे इकट्ठे करके, या फिर जस्ट तरीके से ट्रांसफर किया गया होगा, आपके पिताजी या आपके दादाजी ने खरीदा होगा, आपके पास वो न्याय सिद्ध तरीके से ट्रांसफर होकर आ गया है। इन दोनों के अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं, उन चीजों में आप सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर सकते हो। जब तक एंटाइटलमेंट जस्ट है, तब तक चीज़ों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जब बात कहते हो, वो गलत है। वो अपने आप में एक इनजस्टिस है अकॉर्डिंग टू लिबर्टेरियंस एंड एंटाइटलमेंट थ्योरीज, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं? इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ओनरशिप। मेहनत करके जो इंसान अपनी चीज़ें इकट्ठा करता है, वो रॉल्स के डिफरेंस प्रिंसिपल जो है, उस चीज़ की तरफ ये क्रिटिसिज्म अपना डायरेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कोवर्सन। एक सामान एक इंसान ने एक्वायर कर लिया, मेहनत करके चीजें इकट्ठी कर लिया, उसके बाद उसको लेके जस्ट बिकॉज समवन इज डिसएडवांटेज उस पे जाके बांट देना, ये गलत है अकॉर्डिंग टू लिबर्टेरियंस, अकॉर्डिंग टू एंटाइटलमेंट थ्योरीज, ठीक है? सो इसी के अंदर कुछ और भी पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। सो दिस वाज अबाउट जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसको लिबरल इगैलिटेरियन क्यों कहते हैं? लिबरल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जॉन रॉल्स ने हर एक सिंगल इंडिविजुअल के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी है। इसे इगैलिटेरियन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे पिछड़ा, जिसको हम हिंदी में या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अंत्योदया भी कहते हैं, सबसे अंत में रहने वाले इंसान के बेनिफिट के बारे में भी उन्होंने सोचा है, इसीलिए उन्हें इगैलिटेरियन कहते हैं। देयरफॉर इट इज अ लिबरल इगैलिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस। मजा आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करो, ठीक है? थैंक यू सो मच।